गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 16 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात स्टेट में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया कंट्री का, हमारे इंडिया का पहला ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग्स को लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। हाल ही में कहाँ पे? तो गुजरात स्टेट में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में भारत की पहली इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। और इसी के दौरान सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसमें मारुति ने इस पर कुल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडिया का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट को गुजरात स्टेट में लॉन्च किया गया, जिसकी सहायक कंपनी कौन बनी है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा टोटल 300 करोड़ की लागत इसमें निवेश की गई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च की गई इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर का विशाल पांडे। विशाल पांडे हाल ही में इजराइल वॉर डायरी के पुस्तक के लेखक बने हैं, जिन्होंने लॉन्च किया है किनकी मदद से? तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के मदद से। हाल ही में इजराइल वॉर डायरी का लेखक कौन है? विशाल पांडे। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया और लॉन्च कौन किए? तो अनुराग ठाकुर जी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें श्री ठाकुर ने कहा कि हर देश को युद्ध से बचाना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई समाधान नहीं है, बातचीत ही एकमात्र समाधान है जिससे युद्ध को रोका जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इजराइल वॉर डायरी के लेखक कौन है? तो विशाल पांडे। इन्हीं की बुक को लॉन्च किया गया हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इस बुक में उद्देश्य ये था कि हमारे देश में या फिर किसी के भी देश में अगर युद्ध से बचना हो तो उसके लिए युद्ध कोई समाधान नहीं है, जब बल्कि बातचीत ही एक ऐसा समाधान है जिससे युद्ध को रोका जा सकता है। श्री ठाकुर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह पुस्तक लोगों को इजराइल हमास युद्ध पर भारत के रुख के बारे में जानकारी भी देगी, और उन्होंने कहा कि यह इजराइल और हमास के बीच युद्ध का विस्तृत विवरण प्रदान करेगा। जिस तरीके से आपने हाल ही में न्यूज में सुना था कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा है, उसी के युद्ध के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विशाल पांडे ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है इजराइल वॉर डायरी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 14 मार्च। हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च के रूप में, लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि हर वर्ष हम लोग मार्च के सेकेंड थर्सडे को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार सेकेंड थर्सडे पड़ा है 14 मार्च को, तो इसलिए हम लोग वर्ल्ड किडनी डे 2024 14 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जानते हैं इसके पर्पस की क्यों हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, किडनी के स्वास्थ्य और इसकी सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च के दूसरे गुरुवार को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि किडनी से होने वाली बीमारियां और ये हमारे लाइफ में क्या अफेक्ट प्रभाव डालती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड किडनी डे के रूप में
हम लोग हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार 2024 में मार्च का दूसरा गुरुवार कब पड़ा? तो 14 मार्च को पड़ा है। इसी के दौरान देखिए, इस साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, जिसमें हमारा थीम क्या था वर्ल्ड किडनी डे का? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये था हमारे थीम, किडनी हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड किडनी डे का। इसी के दौरान यह विषय क्रॉनिक किडनी रोग के बढ़ते बोझ और विभिन्न स्तरों पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए इष्टतम किडनी देखभाल प्राप्त करने पर भी केंद्रित किया गया था, जिसमें हमारी किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को फिट और स्वस्थ रखने में मदद करती है। जिस तरीके से आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, किडनी हमारा बॉडी में एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका वर्क होता है कि पूरे हमारे बॉडी से जितने भी फिल्ट्रेट करके, जिस तरीके से पानी को फिल्टर किया जा सकता है, उसी दौरान हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं, तो उसको फिल्ट्रेट करने का काम ये किडनी करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए, ताकि किडनी को स्वस्थ करना ये हमारा बहुत ही परम अधिकार होना चाहिए कि किडनी को स्वस्थ रखना है। और इसी के लिए हर वर्ष वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि इस बार वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में लॉन्च किया गया अग्रे और अक्षय किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप से रिलेटेड कौन है? तो अग्रेय और अक्षय, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए दो जहाज, जिसमें एक अग्रेय और दूसरा अक्षय को लॉन्च किया गया। इन जहाजों का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को पहले याद रखना होगा कि अग्रेय और अक्षय ये एक प्रकार के जहाज है जिनको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इन जहाजों का निर्माण करता कौन है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसे हम लोग GRSE के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसी के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा कोलकाता स्थित PSU GRSE के साथ ऐसे 8 HWC शैलो वाटर क्राफ्ट के उत्पादन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिसके दौरान ये जहाज अब भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के युद्ध पोतों के अवतार होंगे, जबकि मूल INS अग्रे को 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया था और INS अक्षय को 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रख के चलना होगा कि इनको हाल ही में अग्रेय और अक्षय शिप को फिर से लॉन्च किया गया। इस शिप को कौन बनाया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ई मोबिलिटी स्कीम। ई मोबिलिटी स्कीम के दौरान हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इस प्रोमोट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ई मोबिलिटी स्कीम के माध्यम से। तो जानते हैं कि ई मोबिलिटी स्कीम क्या है, तो इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को ई मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को लॉन्च की और घोषणा करने की वादा की कि जो अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले 4 महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को लाई है। इस योजना के तहत जो हमारी नई योजना है, इसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों के लिए किया गया है, जिसमें यह नई पहल भारत में चल रही फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज 2, जिसको फेम 2 के नाम से जाना जाता था, इसी योजना की जगह लेते हुए 31 मार्च 2024 को यह समाप्त हो रही थी। इसलिए इसको फिर से अप्लाई किया गया और ई मोबिलिटी स्कीम्स को फिर से लाया गया हमारे इंडिया में। इसके तहत ये होगा कि उन चीज़ों को, उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल में जो खरीदेंगे। तो इसी के दौरान आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदने के लिए ई मोबिलिटी स्कीम्स को लाया गया है, जिससे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में चर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हाल ही में
डिस्कस किया गया वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि हमारा एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लक्ष्य था, जिनकी कमेटी इन्हीं के द्वारा की गई, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जिन्होंने हाल ही में ये डिस्कशन किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और इसी के दौरान रिपोर्ट को पेश किया गया। और साथ ही जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि हाल ही में हमारी रिसेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट को सौंपा गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट को सौंपी, जिसमें इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को ही किया गया था। और इस समिति के गठन के दौरान इसमें रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका पूरा फोकस था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जिसके चेयरमैन कौन कर रहे थे, तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, जो हाल ही में सबमिट किया अपने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। इसी के दौरान श्री हरीश स्लेब एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर श्री संजय कोठारी एज अ मेंबर के रूप में समिति में केंद्रीय गृह मंत्री और इसी के दौरान 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो ये थे उन सारे लोगों के नाम। लेकिन आपको फैक्ट्स याद रखना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लाने वाले राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जिन्होंने हाल ही में इस रिपोर्ट को हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर 108 पोजीशन मिले हैं हमारे इंडिया को यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 के माध्यम से। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत ने लिंग विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें देश में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में अपनी रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में 14 स्थान का सुधार किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। सबसे पहला फैक्ट कि आपको यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखना होगा, जिसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत जो 2022 में यूएनडीपी में हमारे इंडिया का जो इंडेक्स था उसमें बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें 14 स्थान कंपेयर किया गया लास्ट ईयर से, और इस स्थानों में 14 स्थानों का सुधार देखा गया, जिसके तहत GII 2022 में भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर था, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में 0.490 स्कोर के साथ भारत 191 देशों में 122वें स्थान पर था। 2014 में यह रैंक 127 थी, जो अब 128 हो गई है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे इंडिया का इंडेक्स इन इक्वलिटी ग्लोब जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में 108वां पोजीशन दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है, तो राइट आंसर होगा चाइना, ईरान और रशिया के द्वारा हाल ही में ज्वाइंट ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया, जो कहां पे किया गया, तो गल्फ ऑफ ओमान में, जिसमें चाइना, ईरान और रशिया तीनों ने पार्टिसिपेट किया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ओमान की खाड़ी के पास एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास, जिसका मतलब है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम रखा गया, इसको शुरू किया गया, जिसमें सेफ्टी बेल्ट 2024 अभ्यास 2019 के बाद से चौथी बार आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में 11 से 15 मार्च 2024 तक संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण किया जाएगा, जिसका विषय के साथ इसको आयोजित किया गया। और इसी के दौरान अभ्यास को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें बंदरगाह चरण थे, समुद्री चरण थे और सारांश चरण थे, जिसमें मुख्य ध्यान समुद्री डकैती विरोधी और खोज एवं बचाव कार्यों पर किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में ट्राइलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024, किसके बीच में हुई, तो नेवल फोर्सेस ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया के बीच में की गई। इसके दौरान चीन की 45वीं एस्कॉर्ट टास्क फोर्स के 3 युद्धपोत, जिनमें निर्देशित मिसाइल विध्वंसक उड़िमकी थी, जिसमें निर्देशित मिसाइल
फ्रिगेट लिनी और व्यापक पुनः पूर्ति जहाज डोंगू पिंगी शामिल है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 15 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति कहां शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरबिया में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश हमारा इंडिया बना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल हो गया? तो राइट आंसर होगा जापान का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लक्षद्वीप कम्स अंडर, लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंतर्गत, ऑप्शन बी केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के अंतर्गत या ऑप्शन डी मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।